अरे वाह खूबसूरत, तुम तो बहुत ही अच्छी फिश फ्राई करती हो। मुझे तो लगा कि तुम्हें कुछ भी पकाना नहीं आता होगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे सब कुछ पकाना आता है। वो तो अगर हमें कॉलेज से 1 वीक का ऑफ ना होता तो मैं तुम दोनों के साथ यहाँ कैंपिंग पर कभी नहीं आती। ओहो कम ऑन खूबसूरत, चिल करो। देखो ना, यहाँ कैंपिंग पर हम सबको कितना ज्यादा मजा आया। यहाँ पर हमने अपना कैंप लगाया, अपना फूड खुद तैयार किया और तो और पूरे जंगल को भी एक्सप्लोर किया। वाकई में मुझे तुम दोनों के साथ कैंपिंग करके बहुत ही ज्यादा मजा आया। वाकई अर्जुन, इट वॉज रियली अ वेरी गुड जर्नी। ये मंगलवार की वो रात थी जब अपना कॉलेज खत्म करने के बाद 3 दोस्त खुशबू, अर्जुन और राज कैंपिंग करने के लिए जंगल में चले आते हैं। अच्छा गाइस, अब घर वापस जाने का क्या सीन है? कल हम अपने अपने घर वापस चलते हैं। मैं तो यही कहता हूँ। हाँ हाँ, आखिर हम सबको कैंपिंग करते करते 7 दिन तो हो ही गए हैं। आओ हम कल सुबह ही पैकिंग करके वापस घर को चले जाएंगे। ओहो कम ऑन गाइस, कुछ दिन और रहते हैं ना। देखो ना, यहाँ हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। अरे ओ भाई साहब, हम दोनों तुम्हारी तरह फारिग नहीं घूमते हैं और ना ही हम दोनों का बाप कोई बहुत ज्यादा अमीर है जिसके पैसों पर हम भी तुम्हारी तरह ही अय्याशी कर सकें। कल से हम दोनों को अपनी अपनी जॉब पर जाना है, इसलिए खुशबू सही कह रही है कि सुबह होते ही हम वापस जा रहे हैं। ओके ओके गुल्लू, ठीक है, डोंट वरी, हम कल वापस चले जाएंगे। तुम तो गुस्सा ही करने लग गए हो। अपने दोनों दोस्तों की डांट सुनने के बाद राज भी अगले ही सुबह 7 दिन कैंपिंग करने के बाद घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और यूं तीनों ही दोस्त अगले ही सुबह सारा सामान बांधकर घर की ओर चल पड़ते हैं। राज अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और वो घर पहुंच चुका था और घर पहुंचते ही हेलो मॉम, हेलो डैड, मैं घर आ गया वापस। मॉम, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दीजिए। मैं अपने कमरे में नहाने के लिए जा रहा हूँ। ओए लड़के, रुक जा। थोड़ा पढ़ लिख के आ गए हो, तुम्हें तो अपने माता पिता से बोलने की तमीज ही भूल गई हो। और तुम कब तक फारिग घूमते रहोगे? कुछ कमाने का भी पता है या सिर्फ खाना ही आता है तुम्हें? बोलो। डैड, आप कमा तो रहे हैं और वैसे भी आपका सब कुछ मेरा ही तो है। और आप मुझे ये बताएं, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं है, मैं क्या करूँगा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए। तुम कोई बच्चे तो नहीं हो, इतने बड़े हो गए हो, तुम कोई भी काम सीख सकते हो और अब तुम अपने बलबूते पर कमा सकते हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, ज्यादा काम नहीं कर पाता। राज अब 25 साल का हो चुका था मगर उसको कोई काम करना नहीं आता था क्योंकि वो अपने पिता की ही दौलत को अपने लिए काफी मानता था और यही चीज उसके माता पिता की चिंता का कारण बन रही थी। और सुनाओ जुबैर, क्या कर रहा है? तुम्हारा बड़ा बेटा सुना है बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ाया है तुमने उसको। यार तुम्हें क्या बताऊं, अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर लगता है मैंने गलती ही कर दी है। सोचा था कि पढ़ जाएगा तो थोड़ी तमीज सीख लेगा, मगर वो तो अब अपने माँ बाप से बात करने का तरीका भूल चुका है और कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होता। कहता है कि मुझे कोई भी काम नहीं आता तो मैं कैसे कमाऊं? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इस मसले का एक उपाय है मेरे पास। मेरा ख्याल है कब तुम्हारा बेटा कभी भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, इसलिए तुम अपने बेटे की शिकायत गांव के मंत्री से करो। तुम मंत्री जी से बात करोगे तो वो जरूर तुम्हारे बेटे को समझाएंगे और क्या पता वो उसके बाद कोई काम करने लग जाए। उस रात जब राज का पिता जंगल में बैठकर अपने दोस्तों से राज की आलसपन की शिकायत करता है तो उनमें से एक दोस्त उसको राज की शिकायत मंत्री से करने का मशवरा देता है। अरे यार, तुझे क्या बताऊं, जिंदगी बड़ी ही मस्त गुजर रही है। अच्छा किया, आज रात पार्टी है। ठीक है, आज रात जरूर पार्टी पर मिलेंगे। अब तो वैसे भी कॉलेज खत्म हो गया है हमारा, इसलिए आज हम ओवरनाइट साथ ही गुजारेंगे। बहुत मजा आएगा यार। ओए राज, ये क्या तरीका है घर में बैठने का? और तुम किस कदर बेशर्म हो। तुम्हारा बूढ़ा बाप ये माजूर हड्डियां लिए इस उम्र में भी मेहनत कर रहा है और तुम्हें तो एक ना जवान और तंदुरुस्त होकर भी कोई शर्म नहीं आती। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो राज, अगर तुमने आज से ही मेहनत करना शुरू ना की
तो तुम्हें मैं अपनी जायदाद में से कुछ भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं। सुन लिया ना तुमने? और अपने पिता को हैरत अंगेज निगाहों से देखने लगता है, क्योंकि राज अपने कठोरपन और सुस्ती के कारण कोई काम करना नहीं सीखना चाहता था। और यूं कई दिन बीत जाने के बाद भी राज पर अपने पिता की डांट का कोई असर नहीं होता। यार मैं तो कोई काम नहीं कर रहा होता यार। जब मेरे डैड ही इतने अमीर हैं तो मुझे कुछ भी करने की क्या जरूरत है, समझे ना? मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस लड़के का। काफी दिन इंतजार करने के बाद जब राज का पिता उसकी तबीयत में कोई बदलाव नहीं देखता, तो उसका बूढ़ा बाप राज की शिकायत गांव के मंत्री से करने महाराज, चला जाता है। आपसे एक मदद चाहिए थी। क्या हुआ है तुम्हें जुबैर? तुम तो गांव के सबसे अमीर व्यापारी हो, भला तुमको क्या समस्या आन पड़ी है? महाराज अब आपको क्या बताऊं, अब धन दौलत ही तो सब कुछ नहीं होता है ना। सबसे बड़ा सुकून तो एक अच्छी औलाद का सुकून है, जो कि मेरे पास नहीं है। मेरा एक ही तो बेटा है, सोचा था उसको बड़े कॉलेज से पढ़ा लिखा दूंगा तो दुनिया में कामयाब हो जाएगा, मगर वो तो माता पिता को कुछ समझता ही नहीं है और ना ही कोई काम ढूंढा करता है। बोलता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है तो मैं क्या करूं। ये तो वाकई में बहुत बड़ी समस्या है। सैनिकों, जाओ और इसके बेटे राज को तुरंत दरबार में हाजिर करो। बूढ़े बाप की ये शिकायत सुनकर मंत्री के दोनों सैनिक राज को तुरंत ही उसके घर से उठा लाते हैं। अच्छा तो तुम हो राज, तुम तो इतने बड़े हो, जवान हो, कुछ सीखकर कमाते क्यों नहीं हो? महाराज, जब मुझे कोई काम आता ही नहीं है तो मैं क्या करूं, क्या सीखूं? जिसने कुछ पैसे कमाने हो ना, वो चोरी करके भी पैसे कमा लेता है। महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप मुझे चोरी करने की सलाह दे रहे हैं? अच्छा तो तुमको क्या लगता है कि चोरी करना बहुत आसान काम है? तुम जैसा निकम्मा इंसान को चोरी भी नहीं कर सकता। जाओ और कोई काम सीखो। मंत्री की ये बातें सुनकर राज को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि गांव का मंत्री राज को चोरी करने के काबिल भी नहीं समझता था। आज आपने मेरी महाराज के दरबार में सबके सामने बहुत ज्यादा बेइज्जती करवाई है। आपने मेरी शिकायत महाराज से करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब मुझे भी आप दोनों के साथ नहीं रहना है। मैं अब हमेशा हमेशा के लिए इस घर को और आप दोनों को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे प्यारे राज, बात तो सुनो। अपने पिता को माफ कर दो बेटा, वापस आ जाओ। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। जाने दो उसको। जब 2-4 दिन जमाने की ठोकरें खाएगा ना तो खुद ही घर वापस आ जाएगा, तुम फिक्र न करो। और यूं राज की माँ जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोती है और अपने इकलौते बेटे के भी घर से चले जाने का बहुत गम मनाती है। राज अपने घर से निकलते वक्त कोई सामान अपने साथ नहीं लेकर आता, ना ही अपने पैसे और ना ही जरूरत का कोई और सामान। अकेला घर से गुस्से के आलम में निकलने के बाद राज जंगल की ओर आन पड़ता है। मैं अपना घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ पर आ तो गया हूँ, मगर अब मुझे यहाँ से कहाँ जाना चाहिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कहीं मैंने घर छोड़कर गलती तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं दोबारा वापस घर कभी भी नहीं जाऊंगा। जंगल में चलते चलते राज सोच रहा होता है कि उसको आगे क्या करना चाहिए। एक काम करता हूँ, आज की रात इसी दरख्त की टहनी पर बैठकर सो जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ जमीन पर सोया तो कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला भी कर सकता है। इसलिए मैं आज की रात दरख्त पर सोता हूँ और फिर सुबह उठकर देखूंगा कि अब क्या करना है। दरख्त की एक टहनी पर चढ़ जाने के बाद एक रात राज जंगल में ही गुजार देता है। कल की रात तो गुजर गई। अरे ये कौन आ रहा है? चलो इसके पास चलता हूँ। वाकई में बहुत बड़ा हाथ मारा है आज मैंने, इतने सारे गहने। मैं चोरी करने में सबसे माहिर हूँ। मेरे जैसा चालाक चोर इस पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। चोर? तुम तो चोर हो।
ये पैसे चोरी के हैं ना? तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? मैं आपसे चोरी करना सीखना चाहता हूँ। मुझे मेरे माता पिता ने घर से निकाल दिया है क्योंकि मुझे कोई काम आता जो नहीं है, तो मैं भी आपसे चोरी करना सीखना चाहता हूँ ताकि मैं भी उनको बता सकूं कि मुझे भी कोई काम आता है। मगर लड़के, चोरी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर तुम वाकई एक होनहार चोर बनना चाहते हो तो तुमको सबसे पहले मुझे अपना गुरु मानना होगा। ठीक है, आप ही आज से मेरे गुरु हैं और मैं आपका गुलाम हूँ। आप आज से जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। बस आप अपना ये नक्श मुझे भी स्वीकार कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मेरे साथ मेरे घर चलो। उसके बाद वो अनजान व्यक्ति जो कि एक बहुत बड़ा चोर था, राज को लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। उस अनजान चोर का घर जंगलों के बीच में ही मौजूद था और रात होते ही वो अनजान चोर राज को चोरी करने की तरकीबें बताता रहता याद है। रखना, मेरी तरह का कामयाब चोर बनने के लिए तुम्हें सबसे चालाक होना पड़ेगा और तेज भी। यानी कि किसी के भी घर में घुस जाने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ चंद लम्हे ही होते हैं अपने हाथ साफ करने के लिए। अगर तुम उन चंद लम्हों का इस्तेमाल होशियारी से करोगे तो कभी पकड़े नहीं जाओगे। तुम्हें सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। यूं वो अनजान चोर राज को दिन और रात तरकीबें बता देने के बाद वो लुटेरा राज को भी अपनी ही तरह का बहुत बड़ा चोर बना डालता है। महाराज, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। वो महल के खजाने कोई चुरा कर ले गया है। सारे खजाने गायब हैं। क्या कहा? खजाने गायब हैं? महाराज, खजानों की जगह ये चिट्ठी मिली है और इस पर कुछ लिखा भी हुआ है। महाराज, आपको याद होगा कि आपने मुझे बोला था कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, यहाँ तक कि चोरी भी नहीं कर सकता। अब देखिए, मैंने आपके ही महल से सारे खजाने चुरा लिए हैं। महाराज, अब तो आप मेरी बुद्धि को मान गए हो ना? राज, ये तो राज ने किया है। तुरंत राज को दरबार में पेश किया जाए। महल में चोरी हो जाने के बाद मंत्री के सारे सैनिक राज के घर उसको उठाने के लिए चले जाते हैं। ओए, हम महल से आए हैं, बताओ राज कहाँ है? उसने महल के सारे खजाने चुरा लिए हैं। इसी वक्त उसको हमारे साथ चलना होगा। क्या? इसका मतलब तो है कि राज चोर बन गया है। मगर वो तो बहुत देर पहले घर छोड़कर जा चुका है। झूठ, बिल्कुल झूठ कह रहे हो तुम दोनों। इसीलिए अब राज की जगह तुम दोनों को हमारे साथ दरबार चलना होगा। सैनिकों को ये लगता है कि दोनों बूढ़े माता पिता अपने बेटे राज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज सैनिकों ने बताया है कि इन दोनों ने राज को सजा से बचाने के लिए उसको छुपा लिया है और अब ये दोनों राज के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है, फिर राज की जगह पर इन दोनों को ही काल कोठरी में बंद कर दो, जब तक कि ये दोनों हमें राज का पता नहीं बताएंगे। यूं राज के दोनों बेकसूर बूढ़े माता पिता को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। और उस रात जब राज अपने गुरु के साथ एक और चोरी करके घर की ओर जा रहा था, मगर रास्ते में अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे नहीं, ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है। चलो राज, जल्दी से यहाँ से भागो। वो देखिए गुरु, कोई घर नजर आ रहा है। आज की रात को ना उसी घर में रुक जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब कि आपने हमें इस बारिश में अपने घर आने की इजाजत दे दी। अरे नहीं, इसमें शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही सबकी मदद करता ही रहता हूँ। आप दोनों तो बहुत ज्यादा भीग गए हैं। आप दोनों यहाँ बैठ जाएं, मैं अभी आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बनवाता हूँ। अरे आरती, बात सुनो, मेहमानों के लिए जल्दी से गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ। आरती के चाय लाते ही राज आरती को घूर घूर कर देखने लगता है।
ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। और उसी वक्त राज आरती पर अपना दिल हार बैठता है। गुरुजी सोचा कि सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। गुराज, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों नहीं जाना चाहते हो यहाँ से? सब खैर तो है ना? गुरुजी, आपसे कुछ कहना चाहता था, समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। वो कहना ये था कि मुझे आरती बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई है। अगर आप कल उसके पिता से हमारी शादी की बात कर लेते तो। अच्छा, तो ये बात है। चलो ठीक है, मैं कल ही उसके पिता से तुम दोनों के रिश्ते की बात करता हूँ। तुम फिक्र न करो और सो जाओ। आप दोनों अब अपने घर जा सकते हैं। जी बिल्कुल। वो असल में जाने से पहले आपसे कहना चाहता था कि आपकी बेटी आरती को राज पसंद करने लगा है, तो अगर आप ये रिश्ता करना चाहें तो। वैसे राज को देखते ही मैंने भी यही सोचा था। अच्छा, तो राज बताओ कि तुम क्या काम करते हो? मैं तो अभी कोई काम नहीं करता, मगर मेरे पिता के पास बहुत सा धन है, इतना कि आपकी बेटी के लिए काफी होगा। देखो, मैं खुद बहुत धुन वाला हूँ और मुझे पैसों से ज्यादा लड़के में कोई गुण देखने की इच्छा है। देखो, जिस दिन तुम अपने हाथ से 1 रुपया भी कमा लोगे, तब तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने आ जाना, मगर उससे पहले मैं ये रिश्ता नहीं कर सकता। क्योंकि राज आरती से तब तक सच्चा प्रेम करने लगा था और आरती के पिता की ये शर्त मंजूर कर लेने के बाद वो अपने आप को दिन और रात मेहनत मजदूरी के काम में जोड़ लेता है। और कई अरसा मेहनत मजदूरी करने और खून पसीना बहाने के बाद राज चंद सिक्के कमाकर आरती के पिता के सामने आता है। ये देखिए अंकल, जैसे आपने कहा था ना कि अपनी मेहनत से पैसे कमा कर लाओ, तो ये है मेरी दिन रात की मेहनत की कमाई। बहुत अच्छे राज, बहुत अच्छे। वैसे ये पैसे ज्यादा तो नहीं है, मगर मुझे वाकई में बहुत ही खुशी हुई है ये देख कर के तुम एक मेहनती इंसान बन गए हो। तो अब आरती की शादी तुमसे ही होगी। युवराज और आरती की शादी तय करवा दी जाती है। गुरुजी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब मेरी शादी आरती से होने वाली है, इसलिए अब मैं ये चोरी वोरी का काम छोड़ना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि आरती से शादी करने के बाद मैं चोरी करके ही बहुत सारा धन जमा कर लूंगा, मगर जब से मैंने मेहनत से थोड़े से पैसे कमाए हैं, तब से ही मुझे समझ आ गई है कि असल जिंदगी तो मेहनत ही है, और अब मैं सारी जिंदगी ही मेहनत और लगन से कमाकर गुजारना चाहता हूँ और आरती के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहता हूँ। राज, तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेहनत करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, मगर मैं ये चोरी का काम नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे इस काम की आदत पड़ चुकी है। मगर तुम जाओ और अपनी जीवन की एक नई शुरुआत करो। तुम्हें ये नया जीवन मुबारक हो। युवराज अपने गुरु को और चोरी के काम को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता है और मेहनत मजदूरी के काम में जुट जाता है। महाराज, ये है वो सारा खजाना जो कि मैंने महल से चुराया था, ताकि आपको बता सकूं कि मुझ में इतना भी अलस नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मगर अब मेरी शादी होने लगी है और अपनी शादी से पहले ही मैं इस तरह के सारे गलत काम छोड़ना चाहता हूँ। इसीलिए आपका सारा खजाना वापस आपको लौटाने के लिए यहाँ आया हूँ। राज, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम मेहनत की कद्र जान चुके हो और तुम ये सारा खजाना वापस लौटाने के लिए आए हो। इसके लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये सारा खजाना इनाम के तौर पर मैं तुम्हें देता हूँ और तुम्हारे माता पिता को भी हमेशा के लिए आजाद करता हूँ। बहुत अच्छे राज, बहुत ही अच्छे। युवराज का एक गलत काम छोड़ते ही मंत्री राज को 2 तोहफे देता है। पहला तो उसके माता पिता को हमेशा के लिए काल कोठरी से निकाल देता है, और दूसरा ये कि बहुत सा धन राज को इनाम के तौर पर दे देता है, जिससे राज एक बहुत बड़ा और आलीशान घर बना लेता है, जहाँ वो आरती के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करता है।